एकॉस्टिक ट्रीटमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, जैसे कि फोम यूज करें या पैनल, क्या पूरे रूम को भर देना है ट्रीटमेंट से, फोम से फायदे होते भी हैं, बेस ट्रैप अलग से लगाना चाहिए या नहीं, डिफ्यूजन पैनल क्या होते हैं। ऐसे कई सारे होम स्टूडियो और प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियो से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर बनने वाली है ये वीडियो। एक खाली ओपन रूम म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि एक खाली रूम में आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है, उसमें रिवर्ब आते रहता है। देखिए, अगर मैं इस फोन को एज अ माइक्रोफोन ट्रीट करूं और इसको मैं इतना डिस्टेंस पे रखूं जो नेचुरल डिस्टेंस होता है, क्या सिचुएशन हो जाती है मेरी आवाज की, रिवर्ब किस तरीके से गूंज रही होती है इसके अंदर। नाउ दिस इज अनयूजेबल, एब्सोल्युटली रबिश। और इस साउंड की रिफ्लेक्शन आती है आपकी वॉल से और आपकी सीलिंग से। कहावत तो आपने सुनी होगी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। Amazon पर से सस्ते फोम्स मंगाने पे यही हालत होती है हमारी। आपको खैर ऐसा मानने को दिल तो करेगा कि वो वर्क कर रहे हैं, बट मन ही मन आपको भी पता होगा कि यार शायद पैनल से लगवा लेते, बेहतर रहता। Acoustic panels in general are much better than acoustic foams. In fact, उन्हें हम absorption panels भी कहते हैं। Generally एक acoustic absorption panel 6x2 या 4x2 साइज में आता है, और इसकी थिकनेस पर आपको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि 2 इंच से छोटा थिकनेस वाला पैनल हमको बिल्कुल नहीं लेना है। इन एन एवरेज एक रॉ acoustic पैनल आपको आ जाएगा 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में। बट डायरेक्टली एक रॉ पैनल यूजेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको कारपेंटर बुला के उसके फ्रेम्स भी बनवाने पड़ते हैं, प्लस ऊपर उसके कपड़े भी चिपकाने पड़ते हैं। acoustic पैनल का सबसे पॉपुलर मटेरियल रॉक वुल होता है। हाउएवर मैं मेरे होम स्टूडियो में जियो वुल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे रॉक वुल या जियो वुल के एब्जॉर्प्शन पैनल्स आपके होम स्टूडियो में भी प्रोफेशनल क्वालिटी acoustic ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाउएवर वो तभी पॉसिबल है जब आपने उनकी प्लेसमेंट सही करी। संख्या निकालने के लिए रूम का साइज और पैनल की प्लेसमेंट दोनों देखनी पड़ती है। एक स्टैंडर्ड होम स्टूडियो 10 बाई 12 फीट से लेकर 12 बाई 18 फीट के बीच में होता है। सबसे पहले बैक वॉल पे यानी कि स्पीकर्स के पीछे 2 से 3 पैनल्स लग जाएंगे। फिर आपको निकलना है फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स। इसके लिए मिरर टेक्निक बहुत पॉपुलर होता है। आइडिया यूं है कि आप अपनी सीट पर बैठेंगे और एक मिरर को आपके कान की हाइट पे पकड़ के वॉल पे आप घसीटते हुए ले जाएंगे, जब तक ना आपको वो प्लेस मिल जाती है जहां पे आप अपनी मॉनिटर स्पीकर की रिफ्लेक्शन देख पाए। अगर आपका रूम बहुत लंबा है तो आपको ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स मिलते चलेंगे रूम में। वैसे छोटे रूम्स के लिए तो दोनों तरफ एक एक रिफ्लेक्शन पॉइंट्स काफी है। इसके बाद आपकी सीलिंग में भी ऐसे ही 1 या 2 पैनल्स लगाने पड़ेंगे जो आपके म्यूजिक प्रोडक्शन डेस्क से आती हुई रिफ्लेक्शन को कैप्चर करें। ओके, इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी साइंटिफिक मैथमेटिक्स समझने की जरूरत है, बट आई प्रॉमिस यू इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, देखिए, साउंड्स एंड एकॉस्टिक्स में वेवलेंथ नामक एक वस्तु होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड के लिए उसकी वैल्यू कम होती है और लो फ्रीक्वेंसी की साउंड के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। नाउ एक पतली एब्जॉर्प्शन शीट छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाती है। जितनी उसकी थिकनेस बढ़ेगी उतनी ही वो बड़े से बड़ी वेवलेंथ को भी हैंडल करने लायक बन जाता है। अब म्यूजिकली बोले तो आपकी लो मिड एंड लगभग मिड फ्रीक्वेंसी तक की जो साउंड है वो एक पतला मटेरियल हैंडल नहीं कर पाएगा, बट एक मोटा मटेरियल एकदम हाई फ्रीक्वेंसी से लेकर लोस तक सारी फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर पाता है। तो इसी कारण से अगर आपको सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी या हाई मिड फ्रीक्वेंसी तक ही एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, देन फाइन, यू कैन गो विद acoustic foams। हाउएवर अगर आपका रूम छोटा है, यानी कि 12 बाई 18 से छोटा है, जो टिपिकल रूम हमारा होता है, उसमें सबसे बड़ी तकलीफ आती है बेस की, लो एंड की। तो उसके लिए मोटा पैनल्स यानी कि 2 इंच, 4 इंच, इवन 6 इंचेस के पैनल्स मिलते हैं। दैट विल बी वे मोर यूजफुल, क्योंकि एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको हैंडल करने के लिए अलाउ करता है। इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एक मोटा पैनल हाई से लेकर लो तक सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आप बस मोटा पैनल ही लगाएंगे तो आपको पतला पैनल या फोम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? बेस ट्रैप्स जनरली ट्रायंगुलर शेप के बड़े फोम पैनल्स होते हैं। उन्हें रूम के कॉर्नर्स पे लगाए जाते हैं। इसे कॉर्नर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। जनरली किसी भी रूम के कॉर्नर्स पे बेस फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव्स बिल्डअप होती है। इस वजह से रूम बहुत ही बेसी या बूमी साउंड करता है।
तो उस रूम में बैठ के म्यूजिक प्रोडक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। अब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि मोटे पैनल्स जो होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए जितने मोटे बेस ट्रैप्स आप जुगाड़ पाएंगे उतने ही बेहतर है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बस इतना याद रखना कि बेस की ट्रीटमेंट आपको करनी ही चाहिए, चाहे आप वॉल ट्रीटमेंट करके क्यों ना पूरे रूम को भर दिया है, फिर भी अगर आपने बेस ट्रीटमेंट नहीं की तो वो वॉल ट्रीटमेंट बिल्कुल ही बेकार रह जाएगी। देखिए, डिफ्यूजन पैनल्स तभी यूज किए जाते हैं अगर आपका रूम 12 बाई 18 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है एंड उसमें सारे एब्जॉर्प्शन पैनल्स, बेस ट्रैप्स ऑलरेडी लग चुके हों। उसके बाद एकदम पीछे की दीवारों पर यूजुअली लगाए जाते हैं डिफ्यूजन पैनल्स, क्योंकि समझिए तब तक रूम की 80% रिफ्लेक्शन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं आपके एब्जॉर्प्शन पैनल्स एंड बेस ट्रैप पे। अब थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं अगर उन्हें भी हम कंप्लीटली एब्जॉर्ब करा देंगे तो क्या होता है कि आपका जो रूम है वो डेड रूम बन जाता है। बोले तो जरूरत से ज्यादा शांत, एकदम दम घुटने सी फीलिंग आने लगेगी वहां पे। इसलिए डिफ्यूजन पैनल की मदद से वो जो बची कुची 20% रिफ्लेक्टिव साउंड है हम उन्हें तोड़ देते हैं और उसके बाद उन सारे वेव्स को हम चारों तरफ ऐसे फैला देते हैं। इसी के लिए उसको डिफ्यूजन पैनल कहा जाता है, क्योंकि आप डिफ्यूज कर रहे हैं वेव्स को। तो जब आपने ऐसे वेव्स को तोड़कर चारों तरफ फैला दिए तो जो बड़ी स्टैंडिंग वेव बिल्डअप हो रही थी उसकी चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, प्लस आपकी रूम में वो लाइवलीनेस वापस आ जाती है, क्योंकि चारों तरफ से साउंड का इंटरेक्शन चल रहा होता है विदाउट क्रिएटिंग इश्यूज। चलो, ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने बहुत बात की, पर अगर आपने गलत स्टूडियो मॉनिटर्स ले लिए तो इतनी ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपका प्रोडक्शन को कोई नहीं बचा पाएगा। बेस्ट स्टूडियो मॉनिटर चूज करने के लिए स्क्रीन पर आई वीडियो पर क्लिक कीजिए।